हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एसकेएस एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक छोटे से राजवंश के बारे में बात करेंगे जिसका राजवंश का नाम है भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर का जाट राजवंश। तो हम सर्वप्रथम जाटों के बारे में, राजस्थान में कितनी रियासतें होती थी? जाट रियासत राजस्थान में 2 जाट रियासत थी। सबसे पहले एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे राजस्थान के जाट राजवंश को। राजस्थान के जाट राजवंश को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। भरतपुर का हेडिंग लगाइए, भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर का जाट राजवंश। कौन सा वंश? जाट राजवंश। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में 2 रियासतें थी, जाट रियासत। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान में 2 रियासत थी। 2 रियासत थी जाट रियासत। एक रियासत थी भरतपुर, दूसरी थी धौलपुर। दूसरी कौन सी थी? धौलपुर। यानी राजस्थान में जाट रियासत कितनी थी? राजस्थान में जाट रियासत 2 थी, एक थी भरतपुर और दूसरी थी धौलपुर। तो भरतपुर में है वो सिणसिणवार गोत्र के जाट थे। सिणसिणवार गोत्र के जाट थे। और धौलपुर में जो जाट थे वो बसम भराड़िया गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? बसम भराड़िया गोत्र के थे। राजस्थान में रियासत कितनी जाट? 2 रियासत। कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर में कौन सी गोत्र के जाट थे? सिणसिणवार गोत्र के। और धौलपुर में कौन से थे? बसम भराड़िया गोत्र के। तो भरतपुर का नाम भरत किसके नाम पर पड़ा था? भरतपुर का नाम है वो भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा था। भरतपुर का नाम भरत के नाम पर पड़ा। भरतपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? भरत के नाम पर पड़ा था। और भरतपुर के जाट राजवंश की जो कुल देवी थी वो कौन सी थी? जाटों की कुल देवी कौन सी थी? जाटों की कुल देवी थी राजेश्वरी माता। कौन थी? राजेश्वरी माता। किसी माता ही? राजेश्वरी माता। और जो कुल देवता कौन था इसका? कुल देवता कौन थे? लक्ष्मण जी थे। यानी राजवंश का भरतपुर का नाम है वो भरत के नाम पर पड़ा था। और जाटों की कुल देवी थी राजेश्वरी माता और कुल देवता था लक्ष्मण जी। और राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 2 रियासतें थी। एक तो भरतपुर थी और एक धौलपुर थी। धौलपुर में बसम भराड़िया गोत्र के थे और भरतपुर में सिणसिणवार गोत्र के थे। तो भरतपुर में जो जाट आए थे वो भरतपुर में आने से पहले कहां पर थे? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भरतपुर में जो जाट आए थे वो कहां से आए थे। भरतपुर में जाट आए थे वो कहां से आए थे और इसके समय समकालीन जो दिल्ली का मुगल बादशाह था वो कौन था? इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये था हमारा राजस्थान। ये है हमारा राजस्थान। यहां पर स्थान पड़ता है भरतपुर और यहां पड़ता है दिल्ली। और यहां था आगरा। इस समय दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। किसी जेब है? औरंगजेब कहां का बादशाह था? इस समय दिल्ली का था, जिस समय भरतपुर में जाट आए थे। तो यहां पर स्थान पड़ता है एक तिलपत। कौन सा स्थान पड़ता है? तिलपत स्थान पड़ता है मथुरा के आसपास। कहां पड़ता है?
मथुरा के आसपास तिलपत पड़ता है। और तिलपत का जो जागीरदार था उस समय, तिलपत का जागीरदार कौन था? जागीरदार, तिलपत का जागीरदार इस समय कौन था? गोकुला जाट था। कौन था? गोकुला जाट था। तिलपत का जागीरदार इस समय कौन था? गोकुला जाट था। और पास में स्थान पड़ता है, यहां पर कौन सा स्थान पड़ता है? यहां पर अलीगढ़। कौन सा स्थान पड़ता है पास में? अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ का था नंदराम। नंदराम, अलीगढ़ का जागीरदार कौन था? नंदराम था। तो औरंगजेब का सर्वप्रथम विरोध करने वाला जाट है वो गोकुला जाट था। औरंगजेब ने किसका विरोध? औरंगजेब लेता था यहाँ जाटों से कर लेता था। तो गोकुला जाट ने कहा कि हम औरंगजेब को कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। भाई साहब क्या काम करियो? औरंगजेब ने कर देनो के कर दियो, बंद कर दियो, बंद कर देनो के कर दियो, बंद कर दियो। और सारों पेड़ पौधे नंदराम है जो कृषि कर देनो बंद कर दियो। नंदराम किसको कर देना बंद कर दियो? कृषि कर देना बंद कर दिया, कृषि कर देना बंद कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया कि कर नहीं दिया तो गोकुला जाट के ऊपर जो विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजता है? हसन अली को भेजता है। किसको भेजता है? हसन अली को भेजा। हसन अली को भेजा। औरंगजेब गोकुला जाट को पकड़ने के लिए किसको भेजता है? हसन अली को भेजता है। और हसन अली ने वो कोतवाली नामक स्थान पर, कोतवाली नामक स्थान पर इसको पकड़ा था, गोकुला जाट को कोतवाली नामक स्थान पर पकड़ा था। किस स्थान पर पकड़ा था? कोतवाली नामक स्थान पर हसन अली ने पकड़ा था गोकुला जाट को। और औरंगजेब ने कहा कि, औरंगजेब ने क्या कहा? इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। औरंगजेब ने कहा, क्या कहा? इस्लाम स्वीकार, इस्लाम स्वीकार करने के लिए किसने कहा? औरंगजेब ने कहा। किसको कहा? गोकुला जाट को कहा। गोकुला जाट ने क्या किया कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद औरंगजेब ने है वो गोकुला जाट का कोतवाली नामक स्थान पर टुकड़े टुकड़े करवा दिए, टुकड़े टुकड़े करवा दिए। तो यह था गोकुला जाट। और नंदराम ने सर्वप्रथम विरोध करने वाला जाट है वो कौन था? गोकुला जाट था। और सर्वप्रथम कृषि कर देना बंद किसने किया था? नंदराम ने किया था। और गोकुला जाट ने जब कृषि कर देना बंद किया था तो औरंगजेब किसको भेजता है? हसन अली को भेजता है। हसन अली है वो गोकुला जाट को आगरा के निकट पकड़ता है। और जो औरंगजेब ने क्या कहा इस समय पकड़ने के बाद कहा कि हे गोकुला, तुम हमारे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। तो गोकुला जाट ने क्या किया? इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर कोतवाली नामक स्थान पड़ता है आगरा में। कोतवाली नामक स्थान पर औरंगजेब है वो गोकुला जाट की क्या कर देता है? टुकड़ा कर देता है। और गोकुला जाट के बाद अगला जो जागीरदार बनता है भज्जा। अगला, अभी तक ये भरतपुर में नहीं आए, भरतपुर में नहीं आए। अगला जागीरदार कौन बनता है? भज्जा बनता है। गोकुला के बाद गोकुला के बाद जागीरदार कौन बना? भज्जा बना। कौन बना? भज्जा बना। और भज्जा के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र थे। भज्जा के कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे, जिसमें पहला पुत्र था राजाराम। पहला पुत्र कौन था? राजाराम था। पहला पुत्र कौन था? राजाराम था। राजा राम था। और दूसरा था भावसिंह। कौन था? भावसिंह। और भावसिंह के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र।
भाव सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक था बदन सिंह, एक था बदन सिंह और दूसरा था मेघ सिंह। एक कौन था? बदन सिंह, एक था मेघ सिंह। और इसका भाव सिंह का भाई था चूड़ामन, चूड़ामन। और चूड़ामन का एक पुत्र था, पुत्र मोहकम सा, मोहकम सिंह। यानी गोकुला जाट के बाद जागीरदार कौन बना? बजा बना। बजा के कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से पहला शासक राजा बनेगा कौन? राजा राम। राजा राम के बाद राजा बनेगा 2 नंबर पर भाव सिंह। भाव सिंह के बाद राजा बनेगा चूड़ामन। कौन बनेगा? चूड़ामन। चूड़ामन के बाद जो राजा है वो मोहकम सिंह को नया बनकर कौन बना था? बदन सिंह बना था 4 नंबर पर। 4 नंबर पर कौन बना था? बदन सिंह। यानी चूड़ामन का भतीजा को क्या बनता है? शासक बनता है। कहां का? जागीरदार बनता है तिलपत का। तिलपत का जागीरदार बनता है। यानी गोकुला के बाद कौन बना? भजा बना। भजा के कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में सबसे पहले जागीरदार कौन बनेगा? तिलपत का राजा राम बनेगा। राजा राम के बाद कौन बनेगा? भाव सिंह बनेगा। भाव सिंह के बाद चूड़ामन बनेगा। चूड़ामन के बाद कौन बना? इसका भतीजा बदन सिंह बना। तो अब बात करते हैं हम राजा राम के बारे में। किसके बारे में? राजा राम के बारे में बात करते हैं। राजा राम है वो भरतपुर की तरफ बढ़ेगा। अभी राजा राम किस की ओर बढ़ेगा? भरतपुर की ओर बढ़ेगा। एक नंबर पर बात करते हैं हम राजा राम की। राजा राम क्या कार्य किया कि ये भरतपुर की ओर बढ़ा? भरतपुर की ओर बढ़ा। किसकी ओर बढ़ा? भरतपुर की ओर बढ़ा। और औरंगजेब को कहा, औरंगजेब को कहा, क्या कहा अभी औरंगजेब को? कि अगर तुम हिंदुओं को मुसलमान बनाएगा तो मैं मुसलमानों को क्या बना दूंगा? हिंदू बना दूंगा। कि अगर तो हिंदुओं को मुसलमान बनाएगा तो मैं मुसलमानों को क्या बना दूंगा? मुसलमानों को हिंदू बना दूंगा। कौन कहा? किसने कही थी ये बात है? बना दूंगा। राजा राम ने कही थी। किसको कही थी? औरंगजेब को कही थी। औरंगजेब को राजा राम ने क्या कहा था कि अगर तुम हिंदुओं को मुसलमान बनाएगा तो मैं मुसलमानों को क्या बना दूंगा? हिंदू बना दूंगा। और राजा राम की तरह ही एक राजा हुआ था मारवाड़ का जसवंत सिंह कहां का शासक था? मारवाड़ का था। मारवाड़ का राठौड़ राजा। इसने भी औरंगजेब को एक बात कही थी। राजा राम ने तो कहा था कि अगर तू हिंदुओं को मुसलमान बनाएगा तो मैं मुसलमानों को क्या बना दूंगा? हिंदू बना दूंगा। लेकिन मारवाड़ के जसवंत सिंह ने कहा था कि अगर तुम हिंदुओं के मंदिर को तोड़ोगे, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ेगा, मंदिरों को तोड़ेगा तो मैं मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ दूंगा। मुसलमानों की क्या तोड़ दूंगा? मस्जिदें तोड़ दूंगा। ये बात किसने कही थी? मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह, जो औरंगजेब को कहा था कि अगर तुम हिंदुओं के मंदिर को तोड़ोगे तो मैं मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ दूंगा। और राजा राम जाट ने कहा था कि अगर तुम हिंदुओं को मुसलमान बनाएगा
तो मैं मुसलमानों को क्या बना दूंगा, हिंदू बना दूंगा। और राजा राम ने गोकुला जाट के विद्रोह को जारी रखा। राजा राम ने गोकुला जाट के कार्य को क्या रखा, जारी रखा। गोकुला जाट ने है वो गोकुला जाट का कार्य किसने आगे बढ़ाया था, राजा राम ने आगे बढ़ाया था। फिर इसने वो औरंगजेब है, वो औरंगजेब का विद्रोह, औरंगजेब पर क्या करता है, आक्रमण करता है। औरंगजेब इसके समय कहाँ की ओर गया हुआ था, दक्षिणी भारत की ओर गया हुआ था। औरंगजेब दक्षिणी भारत की ओर गया हुआ था। तो आपको परीक्षा में पूछा जाए कि राजा गोकुला जाट के कार्य को आगे बढ़ाने वाला जागीरदार कौन था, तो राजा राम था। राजा राम ही सर्वप्रथम भरतपुर की ओर बढ़ेगा। और राजा राम ने ही कहा था कि औरंगजेब को कि अगर तुम हिंदुओं को मुसलमान बनाएगा तो मैं मुसलमानों को क्या बना दूंगा, हिंदू बना दूंगा। और मारवाड़ का था जसवंत सिंह राठौड़ राजा था, जिसने कहा था कि अगर तुम हिंदुओं के मंदिर को तोड़ोगे तो मैं मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ दूंगा। और इस समय तिलपत का जागीरदार कौन था, तिलपत का जागीरदार इस समय कौन था, राजा राम। और दिल्ली का बादशाह कौन था, दिल्ली का बादशाह था औरंगजेब था। तो औरंगजेब इस समय गया हुआ था दक्षिणी भारत की ओर। किसकी ओर गया था, दक्षिणी भारत की ओर। दक्षिणी भारत में गया हुआ था। और यहां पर स्थान पड़ता है सिकंदराबाद। सिकंदरा स्थान पड़ता है यूपी में। कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और राजा राम ने है वो विद्रोह जारी रखा था, राजा राम ने। और यहाँ सिकंदरा के अंदर थी अकबर की कब्र बनी हुई थी। सिकंदरा के अंदर क्या थी, अकबर की क्या थी, कब्र थी। और कब्र, ये सर्वप्रथम राजा राम है वो आक्रमण करता है इस कब्र के ऊपर। कब्र में से अकबर की अस्थियां निकाली। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से दाह संस्कार किया। औरंगजेब का विद्रोह सर्वप्रथम कहां पर किया था इसने, औरंगजेब ने सिकंदराबाद स्थान पड़ता है यूपी में। यूपी में सिकंदराबाद यूपी में बनी हुई थी अकबर की कब्र। और इस समय औरंगजेब गया हुआ था दक्षिण भारत की ओर। और राजा राम ने क्या कार्य किया कि अकबर की जो कब्र बनी हुई थी, अकबर की कब्र में से अकबर की कब्र को खदेड़ा और खदेड़ कर उसमें से अकबर की अस्थियां निकाली और अस्थियों को हिंदी रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किया। इससे अकबर हो जाता है, औरंगजेब हो जाता है नाराज। और औरंगजेब ने नाराज होने के बाद औरंगजेब भेजता है इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए किसको, अपने पोतर बिदरबक्स और आमेर के बिसनसिया को। औरंगजेब किसको भेजता है, राजा राम को विद्रोह यानी आक्रमण करने के लिए भेजता है बिदरबक्स को और आमेर के राजा बिसनसिया को। क्योंकि अकबर की कब्र निकाल कर इसने जो अस्थियां हैं वो अस्थियों को हिंदी रीति रिवाज के अनुसार जो दाह संस्कार किया था, इससे नाराज हो जाता है औरंगजेब भेजता है अपने पुत्र बिदरबक्स और आमेर का राजा था उस समय बिसनसिया को भेजता है। और ये घटना है 1688 की। कब की है ये, 1688 ईस्वी की ये घटना है। और इन दोनों ने मिलकर राजा राम का क्या कर दिया, सिर काटा और सिर काटकर औरंगजेब को दिया। किस जेब को दिया, औरंगजेब को दिया। औरंगजेब ने क्या मनाया, जश्न मनाया। ये बात आपको आई समझ में, एक बार और दोबारा दोहरा देता हूं मैं। यानी तिलपत का जागीरदार नया कौन बना था,
नया बना था। भजा, भजा के कितने पुत्र थे? भजा के 7 पुत्र थे। 7 में से सबसे पहले है वो जागीरदार बनाया था राजा राम को। राजा राम के बाद राजा राम है वो किसकी ओर बढ़ा था? भरतपुर की ओर बढ़ा था। और अकबर को, औरंगजेब को कहा था कि अगर तू हिंदुओं को मुसलमान बनाएगा तो मैं मुसलमानों को हिंदू बना दूंगा। तो और इसने है वो गोकुला जाट के विद्रोह को, औरंगजेब गोकुला जाट का कार्य आगे बढ़ाया और औरंगजेब का क्या है विद्रोह जारी रखा। और औरंगजेब इसके समय वो गया हुआ था दक्षिणी भारत की ओर, तो राजा राम ने उठाया उस बात का फायदा और चला गया सिकंदरा यूपी में। और सिकंदरा स्थान पड़ता है यूपी में। और सिकंदरा यूपी में बनी हुई थी अकबर की कब्र। और अकबर की कब्र को खदेड़ा और खदेड़ कर अकबर की कब्र से क्या निकाली? अस्थियां निकाली। और अस्थियों का जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका दाह संस्कार किया। इस बात से नाराज हो गया अकबर और अकबर ने इसका विद्रोह करने के लिए, आक्रमण करने के लिए भेजा था अपने पुत्र बिद्रबक्ष और आमेर के राजा बिशन सिंह को। और वो आकर राजा राम का पकड़कर क्या कर देता है? सिर काट देते हैं। और सिर और काटकर औरंगजेब को सौंपा। और औरंगजेब हुआ इस बात से खुश। और औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब हुआ खुश और औरंगजेब ने मनाया था इस बात का जश्न। इसके बाद जो भरतपुर का अगला जागीरदार बनता है तिलपत का भाव सिंह। भाव सिंह ने कोई विशेष कार्य नहीं किया था। भाव सिंह ने कोई विशेष कार्य नहीं किया था। राजा राम के बाद बना जरूर था भाव सिंह, लेकिन कोई विशेष कार्य नहीं किया था। और इसके बाद बनता है 3 नंबर पर चूड़ामन। चूड़ामन कौन बना? चूड़ामन बना। और चूड़ामन ने है वो को कहा जाता है जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक। जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक। जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चूड़ामन को। और भरतपुर के निकट थून किले का निर्माण करवाया। थून के किले का निर्माण भरतपुर के निकट करवाया। भरतपुर के निकट करवाया। कहां पर करवाया था? भरतपुर। थून के किले का निर्माण भरतपुर के निकट करवाया था। और कानूनों ने इसके बारे में कहा था चूड़ामन के बारे में। कानूनों ने क्या कहा था? असफल देशभक्त लेकिन सफल विद्रोही। असफल देशभक्त सफल विद्रोही। किसके बारे में कहा था? चूड़ामन के बारे में कहा था। किसने कहा था? कानूनों ने कहा था कि असफल देशभक्त सफल विद्रोही। और इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखने वाला जाट राजवंश का राजा कौन था? चूड़ामन था। इसके समय किस किस का देखा था? एक देखा था औरंगजेब का। किसका देखा था? औरंगजेब का देखा था। 2 नंबर देखा था बहादुर शाह फर्स्ट का। बहादुर शाह फर्स्ट। 1 नंबर पर कौन था? औरंगजेब था। 2 नंबर पर बहादुर शाह था। और 3 नंबर पर था जहांदार शाह। 3 नंबर पर कौन था? जहांदार शाह। औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह और फारूक सियार। 4 नंबर पर कौन था? फारूक सियार। 5 पर था रवि उद जात। 5 पर कौन था? रवि उद जात। 6 नंबर पर था रवि उद
दौला, रवि उद दौला। और 7 नंबर पर कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इन 7 मुगलों का शासनकाल देखने वाला चूड़ामन है। भरतपुर का जाट वंश का राजा कौन था? चूड़ामन था। चूड़ामन को ही कहा जाता है जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक। थोन किले का निर्माण करवाता है। कहां पर करवाया था? भरतपुर के निकट करवाया था। कानूनगो ने कहा था इसके बारे में कि असफल देश वक्त लेकिन सबल विद्रोही। 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखने वाला चूड़ामन था। औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फारूक शियार, रवि उद जाग, रवि उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, ये 7 शासक थे। चूड़ामन ने विद्रोह को जारी रखा था। क्या किया था? औरंगजेब के विद्रोह को क्या रखा था? जारी रखा था। विद्रोह को जारी रखा। किसके विद्रोह को जारी रखा था? औरंगजेब के विद्रोह को जारी रखता है। और फारूक शियार बादशाह बना हुआ था, तब इसके ऊपर आक्रमण होता है। फारूक शियार का आक्रमण होता है इसके ऊपर। फारूक शियार का आक्रमण किसके ऊपर हुआ था? चूड़ामन के ऊपर हुआ था। और फारूक शियार ने भेजा था जयपुर का राजा था स्वाई जय सिंह को। अगली एक बार हम इसे मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं फारूक शियार का आक्रमण। फारूक शियार का आक्रमण किसके ऊपर होता है? चूड़ामन के ऊपर होता है फारूक शियार का आक्रमण। फारूक शियार का आक्रमण। फारूक शियार का आक्रमण होता है किसके ऊपर होता है? चूड़ामन के ऊपर होता है। फारूक शियार की तरफ से कौन आया था? आमेर का राजा आया था। भेजा किसको भेजा था? आमेर की सवाई जय सिंह को भेजा। आक्रमण करता है कौन करता है? फारूक शियार का आक्रमण होता है किसके ऊपर होता है? चूड़ामन के ऊपर होता है। और फारूक शियार खुद न आकर किसे भेजता है? स्वाई जय सिंह को भेजता है। इसके समय चूड़ामन था इस किले के अंदर। ये कौन सा है? थोन का दुर्ग। और यहाँ एक बैठा है चूड़ामन। कौन बैठा है? चूड़ामन। और भाई साहब ये स्वाई जय सिंह क्या करता है? इस थोन के किले को घेर लेता है। क्या करता है? थोन के किले को घेर लेता है। और मैंने आपको एक नाम बताया था। क्या बताया था? चूड़ामन के बेटे का क्या नाम था? मोहकम शाह। बताया था ना, मोहकम शाह। इस पर दुर्ग की ओर चारों ओर घेराबंदी कौन कर लेता है? घेराबंदी कर ली थी। घेराबंदी कौन करता है? जय सिंह। इस बात का पता चला था चूड़ामन के पुत्र, और चूड़ामन के पुत्र जो है उसने कर ली थी स्वाई जय सिंह की घेराबंदी। अब पिता किसने कहा था? मोहकम सिंह ने कहा था कि अब देखता हूं कि इधर बाहर से भी गिर गया है और अंदर से भी गिर गया है। बीच के अंदर कौन आ गया था? जय सिंह आ जाता है। यहाँ पर कौन गिरा था? पुत्र था इसका, किसका? चूड़ामन का, मोहकम सिंह। और पराजय स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी? पराजय स्वीकार कौन कर लेता है? जय सिंह है वो, आमेर का स्वाई जय सिंह है वो पराजय स्वीकार कर लेता है प्रथम बार। लेकिन दूसरी बार आएगा उस समय जीत कर जाएगा। फारूक शियार का आक्रमण हुआ था किसके ऊपर हुआ था? चूड़ामन के ऊपर हुआ था। फारूक शियार खुद न आकर आमेर के राजा स्वाई जय सिंह को भेजता है। और स्वाई जय सिंह है वो इस समय थोन के किले की घेराबंदी करता है। अंदर कौन था? चूड़ामन था। और स्वाई जय सिंह की घेराबंदी कर लेता है मोहकम शाह। चूड़ामन का पुत्र था मोहकम शाह। इस कारण स्वाई जय सिंह है वो क्या है? पराजय स्वीकार कर लेता है। आगे की बात करते हैं। सर्वप्रथम विद्रोह जो किसका हुआ था? चूड़ामन के ऊपर फारूक शियार का हुआ था। दूसरी बार किसे भेजता है? दूसरी बार फारूक
फारुखसियार किसको भेजता है? सैयद अब्दुल्ला को भेजा, सैयद अब्दुल्ला को भेजा, सैयद अब्दुल्ला को भेजता है। कौन भेजता है? फारुखसियार। दूसरी बार, प्रथम बार किसको भेजा था? स्वाइजेस सिंह को भेजा था, लेकिन वो क्या है, स्वाइजेस सिंह है वो हार कर वापस चला गया था। और दूसरी बार भेजता है सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला को। सैयद अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था चूड़ामन के ऊपर, और चूड़ामन क्या कर लेता है? सैयद अब्दुल्ला के साथ संधि कर लेता है। चूड़ामन ने क्या की थी? चूड़ामन ने संधि की थी, संधि की थी। और किसने की थी संधि? चूड़ामन ने की थी। किसके साथ की थी? सैयद अब्दुल्ला के साथ की थी। और संधि के अंतर्गत 2 शर्तें रखी गई थी। संधि के अंतर्गत क्या रखी गई थी? शर्तें। कितनी शर्तें रखी गई थी? 2। कौन सी? एक तो कि थून के किले से चूड़ामन का अधिकार समाप्त। थून के किले से अधिकार समाप्त कर दिया गया था। 2 नंबर पर कहा गया था दिल्ली आगरा मार्ग पर क्या करेगा? कर वसूली का कार्य दिया गया। दिल्ली आगरा मार्ग पर कर वसूली करना पड़ेगा। यानी प्रथम बार है वो चूड़ामन पर किसका आक्रमण होता है? सैयद फारुखसियार का आक्रमण होता है। फारुखसियार ने किसको भेजा था? प्रथम बार स्वाइजेस सिंह को भेजा था। स्वाइजेस सिंह है वो हार कर चला जाता है। दूसरी बार कौन किसे भेजता है? सैयद अब्दुल्ला को भेजता है। सैयद अब्दुल्ला के साथ चूड़ामन ने क्या की थी? संधि की थी। संधि के तहत 2 शर्तें रखी गई कि थून के किले से चूड़ामन का अधिकार को समाप्त किया गया और दिल्ली आगरा मार्ग पर कर वसूली का कार्य करना पड़ेगा। और बाद में इस पर क्या हो जाती है? फारुखसियार की मृत्यु। बाद में फारुखसियार की मृत्यु हो गई। जैसे ही फारुखसियार की मृत्यु हुई, चूड़ामन ने ये शर्तें मानने से इनकार कर दिया। मृत्यु के बाद चूड़ामन ने क्या किया? चूड़ामन शर्तें मानने से इनकार किया। और फारुखसियार के बाद मुगल बादशाह बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को कहा कि अगर हमारी बात तो किसके साथ संधि तो किसके साथ हुई थी? सैयद अब्दुल्ला के समय हुई थी। उस समय दिल्ली का बादशाह था फारुखसियार की मृत्यु हो गई है, तो हम कोई शर्तें वर्तें मानने वाले नहीं है। किसने कहा था? चूड़ामन ने कहा था। और अगला नया बादशाह बनता है मोहम्मद शाह रंगीला भेजता है वापस इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। किसको? स्वाइजेस सिंह को। मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था? आक्रमण किया था। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। आक्रमण किस पर करता है? आक्रमण करने के लिए दूसरी बार आया ना चूड़ामन का आक्रमण करने के लिए स्वाइजेस सिंह को भेजा। इस जब मोहम्मद शाह रंगीला ने दूसरी बार आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? स्वाइजेस सिंह को भेजा था। इस समय वो चूड़ामन के पुत्र मोहकम शाह और बदन सिंह के बीच में क्या चल रहा था? आपसी विवाद चल रहा था। इस समय चूड़ामन के पुत्र व बदन सिंह के बीच आपसी विवाद चल रहा था।
विवाद चल रहा था, विवाद चल रहा था। इसका फायदा किसने उठाया था? स्वयं ने उठाया था। इसका फायदा जैसे ने उठाया वह बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया। यानी जब फारूक सियार जो मोहम्मद शाह रंगीला ने आक्रमण के लिए स्वयं सिंह को भेजा था, उस समय जो चूड़ामन का पुत्र मोहकम सिंह था और उसका भतीजा था बदन सिंह, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? आपसी विवाद चल रहा था। और इन स्वयं सिंह ने आपसी विवाद का फायदा उठाया और बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया और मोहकम सिंह के विद्रोह को दमन किया। मोहकम के विद्रोह का दमन किया। यानी बदन सिंह जीत जाते, बदन सिंह का फायदा उठाकर अपनी ओर मिला लिया और मोहकम के विद्रोह का दमन किया। और इस समय चूड़ामन है वो थोन के किले में फांसी खा लेता है। चूड़ामन थोन किले के अंदर फांसी लगा ली। चूड़ामन क्या कर लेता है? फांसी लगा लेता है और मोहकम का विद्रोह कर मोहकम की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद वो जो राजा बनता है, कौन बनता है? बदन सिंह बनता है। भरतपुर का राजा कौन सा बनता है? बदन सिंह बनता है। भरतपुर का शासक अगला कौन बनता है? बदन सिंह बनता है। अगला राजा कौन आ जाए? किसे पढ़ेंगे हम? बदन सिंह को पढ़ेंगे। शासक कौन बनता है? बदन सिंह। कौन आता है? बदन सिंह। बदन सिंह शासक कब बनता है? बदन सिंह शासक कब बनता है? 1722 से 56 तक रहता है। 1722 से 56 तक रहता है। कब तक रहता है? 1722 से 56 तक रहता है। किसकी सहायता से बना था? स्वयं सिंह की सहायता से बना था। स्वयं सिंह की सहायता से राजा बना। स्वयं सिंह से एक उपाधि भी देता है। उपाधि कौन सी उपाधि थी? ब्रज राजा। ब्रिज राजा किसने दी थी? स्वयं सिंह ने दी थी। स्वयं सिंह ने किसकी उपाधि थी? ब्रज राजा के नाम से उनकी उपाधि थी। और ब्रजनिधि के नाम से एक हमारे राजस्थान का राजा हुआ है जो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करता था। ब्रज निधि के नाम से कविता कौन लिखा करता था? स्वयं प्रताप सिंह। स्वयं प्रताप सिंह किस नाम से कविताएं लिखा करता था? ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करता था। और ब्रज राजा की उपाधि किसको दी थी? बदन सिंह जाट को दी थी। किसने दी थी? स्वयं सिंह ने दी थी। और इसको कौन सी जागीर मिली थी? डीग की जागीर मिली थी। डीग की जागीर मिली। किससे मिली थी? किसने दी थी डीग की जागीरदार? जयसिंह ने दी थी। किसने दी थी? जयसिंह ने दी थी। जयसिंह ने कौन सी जागीर दी थी? से डीग की जागीर दी थी। और डीग की जागीर मिलने के बाद बदन सिंह वो 3-4 दुर्गों का निर्माण करवाता है। डेंग, कुम्हेर व बेर दुर्ग का निर्माण करवाया। और अगला काम करता है डींग के जल महलों का निर्माण। का ये डींग के
जल महलों का निर्माण कार्य शुरू किया, वह पूर्ण कौन करवाएगा? सूरजमल ने करवाया, पूर्ण सूरजमल ने करवाया। डिंग के जल महलों का निर्माण कार्य शुरू तो किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था, और उसका निर्माण पूर्ण कौन करवाता है? सूरजमल करवाता है। डिंग कुमेर व बेरदुर्ग के निर्माण कौन करवाता है? बदन सिंह ने करवाया था, और डिंग की जागीर मिली थी जय सिंह ने दी थी, और 1728 में अपने पुत्र सूरजमल को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। कब करता है? 1728 में। 1728 में सूरजमल को क्या कर देता है? उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किसको? सूरजमल को कह देता है। और डिंग के जल महलों का निर्माण किसने शुरू करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था, और लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। और लेकिन इसका वास्तविक निर्माता माना जाता है सूरजमल को। डिंग के जल महलों का वास्तविक निर्माता कौन था? वास्तविक निर्माता सूरजमल था। सूरजमल। निर्माण कार्य प्रारंभ तो किसने करवाया था? बदन सिंह ने। और वास्तविक निर्माता किसे माना जाता है? सूरजमल को माना जाता है। ये था हमारा राजस्थान का जाट राजवंश की प्रथम क्लास। अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे सूरजमल से। कहां से स्टार्ट करेंगे? सूरजमल से करवाएंगे, स्टार्ट करेंगे। और एक महल और बनवाता है ये नौलखा बगीचे में। बदन सिंह ने नौलखा बगीचे में सफेद महल का निर्माण करवाया। सफेद महल का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। अगली क्लास की बात करेंगे, सूरजमल की बात करेंगे हम अगली क्लास में।